नयन IAS यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे पॉलिटी को, संपूर्ण पॉलिटी को हम देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। TT कृष्ण रामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंतिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या थी? संप्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था, जिसमें संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया था। प्रमुख समितियां क्या थी? संघ समिति, संघीय शक्ति समिति और प्रांतीय शक्ति समिति। तीनों का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू है। ये अध्यक्ष पूछते हैं समितियों से। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र के लिए समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार मेन रूप से इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार पूछता है। मूल अधिकार उप समिति के JP कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के लिए उप समिति के HC मुखर्जी थे। अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र उप समिति के गोपीनाथ बारदोलाई थे। वाह्य व आंतरिक क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर थे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे और इसके बाकी अन्य सदस्य थे। इसके बाद प्रारूपित समिति में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जिससे भारतीय संविधान की प्रारूप रेखा तैयार की गई। प्रथम पठन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। तृतीय पठन 14 नवंबर से 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस पर 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने साइन किया था। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। संविधान सभा के साथ साथ विधानमंडल के रूप में भी कार्य किया। आज़ादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। 299 में 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के और 70 थे देसी रियायतों के। 299 में से 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। कितने ने? 284 ने हस्ताक्षर किया था। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। 300 अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग है। 366 367 जो है निर्वाचन संबंधी शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल अधिकार में 22 भाग थे। अनुच्छेद 395 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता मिली। मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता प्राप्त की गई थी। 24 जनवरी
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया। 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी। इसके बाद उन्होंने इसकी भंग कर दिया गया था, संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में यह कार्य करती रही 1952 तक। संविधान सभा की आलोचना प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। इसका जनाधार अधिक था, इसलिए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं इसी कारण संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य थे। संविधान सभा में हिंदू बहुत थे, इसलिए हिंदू विचारों को अधिक महत्व दिया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन अनुपातिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर था। किस पे? अनुपातिक निर्वाचन पद्धति पे था। तथा विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए थे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य भारत में रह गए थे। उसका संविधान सभा में स्वागत किया गया था तथा उसके विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया था और वैसे भी संविधान सभा के अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। भारतीय संविधान के स्रोत बड़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। इनमें से श्रेष्ठ बातों को लेकर हमारे संविधान की रचना की। हमारे संविधान के मुख्य स्रोत निम्न थे। भारत सरकार अधिनियम 1935, यह हमारे संविधान का सबसे मुख्य स्रोत है। संविधान के करीब 2/3 भाग इसी से लिए गए हैं। करीब 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। इसमें से प्रमुख क्या था? द्विसदनीय व्यवस्था, अग्रता ही विजेता, प्रांतीय स्वतंत्रता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का वीटो अधिकार, CAG, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, समवर्ती सूची और अध्यादेश जारी की शक्ति। ये तो था 1935 से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, अग्रता ही विजेता, विधि का शासन। यह कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। ये कहाँ से लिया गया है? ये सभी अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से संघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास हो, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य का समागम। जापान से क्या लिया गया है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से है मौलिक कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जर्मनी से है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन।
फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवती 2006 विक्रमी अंगीकृत अधिनियमित समर्पित करते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य डोमिनियन स्टेट था। इसी समय हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संचालित होती थी तथा पाकिस्तान 1956 तक अधिराज्य रहा था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आज भी अधिराज्य हैं, यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटिश क्राउन है। संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य यह है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र, जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य सत्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करता हो, अर्थात जो राष्ट्र जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो। वर्तमान में भी हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय को मानते हैं तथा अन्य देशों का राजनीतिक दबाव भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता सीमित नहीं होती है, क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से ली रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं। समाजवाद, भारत साम्यवादी देश नहीं है। हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। पंथ निरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र एवं गणराज्य, यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित प्रतिनिधि होता है तो इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें कि शासन की शक्तियों की जनता में निहित है और राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति है, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक न्याय, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण, जैसे कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, विकलांगता से युक्त भेदभाव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती बनाम 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस संशोधन से संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये किसमें कहा था? केशवानंद भारती केस में कहा था। 42वां संविधान संशोधन, इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरुवारीवाद 1960 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बाद 1973, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया तथा यह माना कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि यह न तो संसद को
किसी तरह की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसदीय शक्तियों पर अंकुश लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का भाग 22 भाग हैं संविधान के। पहले भाग में है संघ व राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद में है। नागरिकता दिया गया है 5 से 11 में। भाग 2 है। भाग 3 कौन सा है? मूल अधिकार 12 से 35 तक है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मूल कर्तव्य है 4 क 51 क में दिया गया है। भाग 5 क्या है? संघ है 52 से 151। 6 है भाग 152 से 237। भाग 7 है 238 हटा दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है। पंचायती राज 243 है। नगर निकाय 243 है। सरकारी समिति 243 में है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र 244 में है। भाग 11 केंद्र व राज्य के बीच विधायी व प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। राज्यों के बीच व्यापार 301 से 307। केंद्र व राज्य के बीच अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है। 14A में है न्यायाधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन 324 से 329। राजभाषा दिया गया है भाग 17 में 343 से 351। आपातकाल दिया गया है 352 से 360। प्रकीर्ण है 361 से 367। संविधान संशोधन दिया गया है 368 में। अस्थायी प्रावधान है 369 से 392। संक्षिप्त नाम की हिंदी अनुवाद है 393 से 395। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाग 16 है कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान से। 17 है राजभाषा। 18 है आपातकाल। भाग 19 है प्रकीर्ण। 21 है संविधान संशोधन। 22 है संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद से। भाग 1 है संघ व राज्य क्षेत्र। इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देखते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। भाग 1 संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, सभी जगह यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है। यूनियन का अर्थ है केंद्र अधिक शक्तिशाली। फेडरल का अर्थ होता है परिसंघ, राज्यों के पास अधिक शक्तियाँ। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अमेरिका में संघ के साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता है। राज्य क्षेत्र सभी टेरिटरी अन्य अधिग्रहित क्षेत्र हैं। भाग अनुच्छेद 2 में भारत में राज्यों का मिलाना व राज्यों की स्थापना करना न यह भारत में नए क्षेत्रों के विलय की बात करता है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। नए राज्य गठन कैसे होता है? नए राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा के पास भेजता है और राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लौटाने की समय सीमा निर्धारित कर लेता है। राष्ट्रपति समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। यह विधानमंडल के प्रस्ताव एवं पक्ष विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नए राज्य के गठन का विधेयक बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 है पहली और चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं उसे संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। बेजुबारी विवाद। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भूभाग अन्य देश को नहीं दे सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें भारत ने 111 बांग्लादेश को दी एवं बांग्लादेश ने 51 डचियाँ भारत को दी। साधारण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, यदि 300 सदस्य हो तो 151 मत की 50% प्लस 50% प्लस 1 होना चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब यही होता है। प्रभावी बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्य कुल सदस्य माइनस रिक्त सदस्य। पूर्ण बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, राज्यसभा की कुछ 245 सदस्य बहुमत यानी 123 मत, यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं है। विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, जितने लोग उपस्थित होते हैं उसका 2/3 बहुमत, उसे विशेष बहुमत से पारित विधेयक कहा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण, अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 1948 जूनागढ़ गुजरात रियासत का विलय भारत में किया गया था। यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था। नवंबर 1948 हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो द्वारा किया गया। 1954 में चंद्रनगर, यनम, पुडुचेरी, करगिल, माहे फ्रांसीसी से मुक्त किया गया। किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। चंद्रनगर, यनम, पुडुचेरी, करगिल और माहे किसके के अधीन था? फ्रांस के अधीन था। 1954 में दादर एवं नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। 1961 में गोवा दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। ये पूछता है कि जो है किसके अधीन ये क्षेत्र थे। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन दीव को भारत में मिलाया गया और यूटी बनाया गया। 14वां संविधान संशोधन, चंद्रनगर, यनम, पुडुचेरी, करगिल, माहे को भारत में मिलाया गया। चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया तथा बाकी 4 को यूनियन ट्रस्ट में यूनियन टेरिटरी में बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम को पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम में चोगियाल का शासन था। इसने रक्षा, विदेश, संचार 3 शक्तियां भारत को दे रखी थी। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा गया। इसके तहत अनुच्छेद 2A तथा 10 अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया, जिससे सिक्किम की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया और अनुच्छेद 2A तथा अनुसूची 10 अनुसूची को हटा दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन, धर आयोग 1948 में इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। जेबीपी समिति 1948 सदस्य JL नेहरू, पटेल और पटावी रमैया थे। इस समिति का कार्य था धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दी, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ती जा रही थी। तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इसके लिए आंदोलनकारी रामुल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होगी। इसलिए यह आंदोलन अधिक हिंसक व तेज हो गया। इसलिए सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद यह मांग और बढ़ गई। इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया।
फजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष थे के.एम. पनिक्कर और हरिंद्रनाथ कुंजरू। इसके थे 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हरिंद्रनाथ कुंजरू, जिसमें फजल अली को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसने माना केवल भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस आयोग के अनुसार 4 श्रेणियों को समाप्त करके इसके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए। पहला राज्य, दूसरा संघ शासित प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग के अनुशंसा को लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 को यह लागू हो गया। इसके तहत 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 1960 में गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया तथा बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया। 1963 नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। 1966 हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। हिंदी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। मणिपुर तथा त्रिपुरा केंद्र शासित थे, जबकि मेघालय असम से मिलकर उपराज्य था। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन से उपराज्य बना दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित बनाया गया था। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य बनाया गया। 1987 में गोवा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में राज्य बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड को अलग करके क्रमशः MP, UP और बिहार से अलग किया गया। तेलंगाना का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। नाम परिवर्तन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 1969 में मद्रास का तमिलनाडु। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया। 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लिखा गया। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। 2006 में उत्तराखंड, पुडुचेरी। 2011 में से उड़ीसा को ओडिशा। अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है। पहला है राज्य व संघ शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में है संचित निधि पर भारित वेतन के बारे में डिस्कस किया गया है। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तीसरे अनुसूची में शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है। MP का उम्मीदवार हो, MP हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, MLA हो, इसके बारे में शपथ के बारे में दिया गया है। CAG की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है। राज्यपाल का 159 में है। CAG की शपथ SC के न्यायाधीश के समान होगी। ये सारी व्यवस्थाएं शपथ के बारे में अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 में है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 7 में है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में है 97 विषय, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे, अब 61 है। संवर्धित सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने हैं, 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में शामिल किए गए थे। पहला वन जीव, नाप तोल व बाट इकाई, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन।
अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, हिंदी इसमें शामिल है जबकि इंग्लिश शामिल नहीं है। 15वीं भाषा सिंधी थी। 16वीं 17वीं 18वीं भाषा जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। कोंकणी मणिपुरी और 18वीं भाषा थी नेपाली। 19वीं बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली, 22वीं भाषा संथाली थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया। विधेयकों को अनुसूची 7 में है, विधेयकों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण। यदि विधेयक को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आरंभ में इसमें 13 अधिनियम और वर्तमान में 282 अधिनियम हैं। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 22 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम इस अनुसूची में रखे गए हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, अर्थात 1973 के बाद इसमें सम्मिलित अधिनियम को यह संरक्षण प्रदान प्राप्त नहीं है। अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून है, इम्पोर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। 1991 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अनुसूची 3 में क्या है? दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय। इसमें कुल 29 विषय है। राजस्थान में इसे 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। टोटल के है कितने हैं? 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा यह जोड़ा गया है। अनुसूची 12 नगरीय निकाय को दिए गए हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। संविधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। अनुसूची कितने हैं? 12 है। और भाग कितने थे? 22। भाग को हमने पहले बता दिया था। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। 12 से अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, संघ, विधायिका, कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अनुच्छेद 13 है ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा का शून्य होगी। संविधान पूर्व कानून के लिए अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि की सभी समान है, विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद भारत में विधि का शासन है अर्थात कानून सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है तथा कानून के समक्ष सभी समान है। कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। यह विधि की शासन की नकारात्मक व्यवस्था है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 1 में है राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटा मोटी हम देख लेते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निवारण। यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसमें कोई उपवाद नहीं है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या है? अंत किया गया है। जितने भी उपाधि दी गई है अलग से उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है पहला 19 क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार सब दिए गए हैं इसमें। अनुच्छेद पहला बी में है क्या है? सम्मेलन करने का अधिकार। सी में है संघ का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति करने का अधिकार, आवास की स्वतंत्रता।
संपत्ति के बारे में है दिया हुआ, और जी में है आजीविका। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 20 में है, अनुच्छेद 20 में है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में। किसी व्यक्ति को अपराध के समय कानून लागू था, उसी के तहत सजा दी जा सकती थी। बाद में कानून पारित करके सजा नहीं दी जा सकती, अर्थात अपराधियों कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। नागरिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेनका गांधी वाद 1978। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यापक रूप से व्याख्या की है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 में है, गिरफ्तारी और निरोध के समय संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर जज के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 23 है, मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। यह मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है तथा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके तहत वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है तथा देवदासी प्रक्रिया पर भी प्रतिबंध लगाता है। अपवाद। अनुच्छेद 24 है, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बच्चा पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटा सकता है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म को मानना, आचरण करना और उसका प्रसार करना। सीमाएं, लोक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं का स्थापित करना। अनुच्छेद 27, किसी राज्य किसी धर्म के विकास के लिए कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षण की कक्षा में किसी को उपस्थित होने के लिए बाधा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 है, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा उसका प्रबंध स्वयं देख सकते हैं। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया जा सकता है तथा अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 31A, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। निजी विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है। इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 32, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो बंधक को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए रीट जारी किया जा सकता है। यह सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यदि सरकार के विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है तो यह मुख्य सचिव को जारी की जाती है। परमादेश, यदि राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन नहीं करता है तो इसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध, यह उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य करता है तो दिया जाता है। उत्प्रेषण, उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तब दिया जाता है। प्रतिषेध,
प्रतिषेध में केवल निम्नतर न्यायालय को किसी कार्य को करने से रोका जाता है। यह केवल निम्नतर न्यायालय की सुनवाई के दौरान की जाती है। उत्प्रेषण, इसमें निम्नतर न्यायालय को रोककर उच्चतर न्यायालय केस को अपने पास मंगवा लेता है। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त है किया जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, यह नियुक्ति किए गए प्रश्न के विरुद्ध जारी की जाती है, नियुक्त करने वाले विरुद्ध नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय का है 226। उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है क्योंकि अनुच्छेद 32 इसका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 36 से देखेंगे क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वहाँ से चालू हो जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 14, 13, 368 जोड़ा गया। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया है संविधान में अनुच्छेद 13(2) और 368 पर लागू नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उच्चतम न्यायालय ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने दोनों संविधान संशोधन को वैधानिक मान लिया और यह भी मान लिया कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढांचों में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय ने यह भी माना कि बुनियादी ढांचा कोई तथ्य नहीं है बल्कि यह एक अवधारणा है और न्यायालय समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप इसकी व्याख्या करेगा। 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 31C विस्तार किया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि संसद कोई विधि बनाती है तथा इस विधि से अनुच्छेद 14, 19, 31 के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है, इस आधार पर विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स विवाद 1960, उच्चतम न्यायालय ने 31C में किए गए विस्तार को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को असंवैधानिक माना। भाग 4 क्या है, 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्यों की परिभाषा है। 37 में क्या है, DPSP न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं है। 38 में है राज्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 39A में है पुरुषों और महिलाओं को समान रोजगार अवसर। 39A में है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है पंचायती राज की स्थापना करेगा। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 में है काम की न्याय संगत व वांछित दशाएं के बारे में डिस्कस किया गया है। 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी, मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। 43B में है मजदूरों को सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। 44 में है समान नागरिक संहिता, भारत में आपराधिक कानून सभी के लिए समान है परंतु नागरिक कानून सभी के लिए अलग अलग होते हैं। 45 में है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण व आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 46 में है SC ST के लिए अर्ध संबंधी सहायता व शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 47 में दिया गया है राज्य पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारना। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ों, दुधारू पशुओं, वाहक पशुओं की नस्ल के संरक्षण और सुधार का प्रयास करेगा। 48A में है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है विश्व शांति सुरक्षा की स्थापना करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति ऐसे तत्वों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम और विधियों को बनाया गया, इसका उल्लेख किया गया है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजन तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्राप्ति तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 51 को भाग 4 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर यह जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान दूसरा है मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। 3 में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। इस तरह से मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं? 11 वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके अभिभावक तथा संरक्षण या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। भाग 5 क्या है? अनुच्छेद 52 से 151 में दिया गया है। भाग 5 संघ के बारे में वर्णन किया गया है। कार्यपालिका 52 से 78 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में डिस्कस किया गया है। विधायिका क्या है? 79 से 123 लोकसभा और राज्यसभा के बारे में है। न्यायपालिका 124 से 147, CAG 148 से 151, 52 से 151 के बारे में बताया गया कहाँ पर कैसे डिस्कस किया गया है। कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। 53 में है संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 74 में दिया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का वर्णन जो है अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया, कौन कैसा पद्धति होगा डिटेल में बताया गया है। जमाना राशि कितना होता है? 15,000 रुपये, पहले 2500 रुपये था। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में है पुनरावलोकन, अर्थात एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया सकता है, यह इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया गया है।
संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यद्यपि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से यह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से होता है। समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी और सीएजी की नियुक्ति करता है। गैर संवैधानिक आयोग, मानवाधिकार आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग। संघ शासित प्रदेशों की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है एवं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा वह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण आम चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रतिवर्ष पहले सत्र में देता है। राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे कि धन विधेयक। सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है और चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति यह लेता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है? पहला, अत्यंतिक वीटो, यह राष्ट्रपति के विधेयक को अस्वीकार कर देता है। सामान्यतः यह 2 स्थितियों में किया जाता है, यदि कोई निजी विधेयक हो या मंत्रिपरिषद बदल गई हो। विलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, यह राष्ट्रपति के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। पॉकेट वीटो, जबी वीटो, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो सहमति दे और न ही असहमति दे। यह केवल एक ही बार हुआ है, 19 ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक विधेयक पर। वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। अनुदान की मांगें राष्ट्रपति के द्वारा पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है, जिसमें से धन निकालने के लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत वह परामर्श उच्चतम न्यायालय से लेता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्य सूची से संबंधित विषयों के अपराधों पर मृत्यु दंड पर क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें वह लघुकरण, परिहार, विराम व परिलंब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्षमादान पर दिया गया पक्ष, दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति की कूटनीति सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अन्य देशों में हमारे राजदूत उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है। अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्त एवं राजदूतों का स्वागत राष्ट्रपति करता है।
सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है एवं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में के तहत होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है। सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता होती है। इसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के दोनों सदनों का सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक अध्यादेश बना रहता है। इसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित कराना होता है। क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा नाममात्र। जैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटिश शासन सम्राट। इसलिए कुछ आलोचकों का मानना है कि भारतीय राष्ट्रपति रबर स्टैंप मात्र है, लेकिन यह आलोचना उचित नहीं है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। जैसे कि यदि आम चुनावों किसी राजनीतिक दल को बहुमत न प्राप्त होता है तो इसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति निर्णय करता है कि लोकसभा भंग की जाए या किसी अन्य व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा करने से पहले राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिमंडल की लिखित में सलाह है या नहीं और उस स्थिति पर सभी कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर है या नहीं। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता एवं शर्तें। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 67 में दिया गया है। 69 में दिया है उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे लेता है, इसके बारे में। अनुच्छेद 72 में बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की 73 में है संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार। 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में वर्णन है। 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन में है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महाधिवक्ता कितने में है? 165। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि का अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि का अधिकारी होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह वेतन योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अनुच्छेद 77 संघ की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम विनियम बना सकता है। मंत्रियों में कार्य विभाजन कर सकता है। अनुच्छेद 78
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि यह राष्ट्रपति को सरकार के निश्चयों की सूचना दे। यदि राष्ट्रपति सरकार के विधायिका के बारे में 79 से 123 के बारे में बीच में है। 79 में क्या है? संसद का गठन। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर के क्या होता है? संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 80 में है राज्यपाल। राज्यपाल को उच्च सदन, अस्थायी सदन, वित्तीय चैम्बर, प्रबुद्ध सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सभी राज्यों को इसमें समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जैसे कि यूएसए में दिया गया है। सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व क्या है? जनसंख्या के आधार पर मिलता है हमारे यहाँ भारत में। राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन 249 में किया गया है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इस प्रकार का कानून 1 वर्ष तक बना रह सकता है। यदि कानून को आगे बढ़ाना है तो पूरी प्रक्रिया को दोहराना होता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुमति दे सकता है। भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFS। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ की जा सकती है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के वर्णन है। इसमें निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम चैम्बर और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। अधिकतम लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 352। वर्तमान में है 545। इसमें 543 निर्वाचित है और 2 मनोनीत किया गया है। 530 इसमें क्या होता है? राज्यों के द्वारा, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक सांसद राज्यसभा, सर्वाधिक सांसद यूपी से हैं 80, राजस्थान से 25 हैं। लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा क्षेत्र से यह निर्वाचित होते हैं। अग्रता ही विजेता के तहत निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णन है। यह 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति बीच में ही भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की नियुक्ति चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग की सिफारिशों को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10 वर्ष के अंतराल से परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 तक लोकसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया है और उसकी संख्या वृद्धि नहीं की जा सकेगी। आरक्षित सीटों वर्तमान में कितने हैं? अभी SC की 84 हैं, ST की 47 है लोकसभा में। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों का कार्यकाल, और 84 में है योग्यताएं। 85 में है संसद के सत्र के बारे में बताया गया है। 86 में है राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है, वह अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में, अनुच्छेद 87 में दिया गया है। 88 में है मंत्री व महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों
वो संसदीय समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है। राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होती है। यह राज्यसभा सदस्यों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। सभापति की उपस्थिति में उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वह बैठक की अध्यक्षता करता तो सभापति के समान सभी शक्तियां प्राप्त होती है। प्रोटेम स्पीकर। आम चुनावों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा में राष्ट्रपति वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। उसको लोकसभा की शपथ और राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य हैं: लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। सदन का नेता। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है। दूसरे सदन में प्रधानमंत्री किसी कैबिनेट मंत्री को सदन का नेता नियुक्त करता है। कैबिनेट मंत्री उस सदन का सदस्य होना चाहिए। विपक्ष का नेता। यह जो है 1969 में सृजित किया गया था। 1977 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया, अर्थात इसे कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं प्राप्त होती है। व्हिप के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल सदन में अपना एक व्हिप नियुक्त करता है। यह उस सदन के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। उस दल के सदस्यों को सदन में व्हिप के निर्देशों का पालन करना होता है। किचन कैबिनेट। यह एक असंवैधानिक शब्द है जो प्रायः मीडिया के द्वारा यूज किया जाता है। प्रधानमंत्री उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट कहलाते हैं। अनुच्छेद 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपसभापति के चुनाव का वर्णन है। 90 में है सभापति के कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। 92 सभापति उपसभापति को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वह परिसीम अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। 94 में है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल। 95 में उपस्थिति तथा स्थान रिक्त होने पर अध्यक्षता के बारे में वर्णन है। 96 में है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। अनुच्छेद 97 में है सभापति उपसभापति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में है राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग सचिवालय होगा। 99 में है संसद के सदनों को शपथ लेनी आवश्यक है। 100 में है अध्यक्ष तथा सभापति का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति होने पर ही सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। मतलब गणपूर्ति के लिए 10% सदस्य होने चाहिए। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 में है यदि वह भारत का या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की अयोग्यता और निर्णय राष्ट्रपति लेता है। चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर वह निर्णय लिया जाता है। 104 में है कोई संसद का सदस्य नहीं है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो 1 दिन का जुर्माना 500 रुपये हो गया। 105 में है विशेषाधिकार संसदीय समिति और सदस्यों के
विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 106 में है सांसदों के वेतन व भत्ते। 107 में है साधारण विधेयक से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। चैनल को यदि सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 108 में है संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में। यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1962 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1978 में बैंक सेवा आयोग समाप्ति और 2002 में आतंकवाद निवारक अधिनियम के बारे में 2002 में लाया गया था। 109 में है धन विधेयक। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है? 110 में यही पूछता है। धन विधेयक में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। भारत का संचित निधि का वर्णन है 266 में है। आकस्मिक निधि 267 में इसका वर्णन किया गया है। लोक लेखा का वर्णन 266 में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्त आयोग से संबंधित है। 110 में है यदि किसी विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान हो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में इसका वर्णन किया गया है। 112 में बजट के बारे में वर्णन किया गया है। अनुदान की मांग 113 में है। और विनियोग विधेयक जो है 114 में विनियोग विधि का वर्णन किया गया है। 115 में है अनुपूरक विधेयक। 116 में है लेखानुदान। 118 में है संसद के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपातकालीन के विषय में विपक्षी सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। इस पर 2 अन्य सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन में हुआ था, परंतु वर्तमान में इसका सर्वाधिक प्रयोग ब्रिटेन में होता है। देखते हैं महत्वपूर्ण समितियों को। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के निर्वाचित किए जाते हैं, एवं 7 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। कार्य CAG के समान प्रतिवेदन की समीक्षा करना, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं। चेयरमैन सत्ता पक्ष का होता है सार्वजनिक उपक्रम की समिति में। प्राक्कलन समिति, कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष से होते हैं। मंत्री सदस्य नहीं होते। 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। दोनों में जो है 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 समितियाँ जो है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लोकसभा राज्यसभा के लिए ये प्रत्येक पृथक समितियां होती हैं। लोकसभा समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। विभागीय समिति, ये 3 मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट थे। कई सारी समितियां दिया गया है, उसी से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है।
लोकसभा भंग होने पर विधेयक पर प्रभाव। यदि कोई विधेयक लोकसभा के संपर्क में आया हुआ है तो वह लोकसभा के साथ ही भंग हो सकता है। यदि कोई विधेयक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के संपर्क में आ जाता है तो भंग नहीं होगा। संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र का, दूसरा वास्तविक। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग अलग होते हैं। इसमें राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इसमें कार्यपालिका का एक ही प्रमुख होता है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष ही शासनाध्यक्ष होता है। इसमें शासनाध्यक्ष प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है तथा बहुमत दल का नेता नहीं होता है। संसदीय शासन व्यवस्था जैसे कि भारत में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? ये वाली शासन व्यवस्था जो है अमेरिका में है। कार्यपालिका ही एक राष्ट्राध्यक्ष ही, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा शासन होता है। चलते हैं आगे की तरफ। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के गुण। क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए विधायिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका अपना कार्यकाल पूरा करती है, इसलिए स्थायित्व बना रहता है। त्वरित निर्णय लिया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्पष्ट पृथक्करण होता है। कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से पृथक होती है क्योंकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप होता है। चलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के गुण की तरफ। वो अध्यक्षात्मक के बारे में था। उत्तरदायित्व। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, इसलिए कार्यपालिका निरंकुश नहीं होती है। जवाबदेही। विधायिका का कार्यपालिका के दैनिक कार्य पर भी नियंत्रण होता है। कार्यपालिका को विधायिका के प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, इसलिए कार्यपालिका अधिक जवाबदेही होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के क्या कारण थे? क्या हमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेनी चाहिए? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण। उपनिवेश काल में ब्रिटिश शासन ने भारत में जिन आरंभिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की वह संसदीय ढांचे पर आधारित थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना आरंभिक लोकतांत्रिक प्रशिक्षण नहीं इन्हीं संस्थाओं से लिया था, इसलिए वो संसदीय शासन व्यवस्था से भलीभांति परिचित थे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में हमारे अनेक संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वो वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था से अधिक परिचित थे। हमारे संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है और यह संसदीय ढांचे पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्थायित्व की प्रकृति अधिक होती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। न्यायपालिका 124 से 147 के बीच में न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय है। स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसने प्रीवी काउंसिल ऑफ फेडरल कोर्ट का स्थायी स्थान लिया। फेडरल कोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन का उच्चतम अपीलीय न्यायालय था। 124 अनुच्छेद 124। भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या संसद बढ़ा सकती है। वर्तमान में 31 है। स्टार्टिंग में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने हैं? 31 है। 30 न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति के लिए CJI से परामर्श करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके ही नियुक्ति करेगा। परामर्श से क्या तात्पर्य है, इस बात के लिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह को नहीं मानता है तो उसे इसका कारण बताना होगा। कालांतर में कोलेजियम व्यवस्था की आलोचना होने लगी क्योंकि यह एक बंद व्यवस्था है जिसमें पारदर्शिता नहीं है, न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया व आधार स्पष्ट नहीं है, इसमें भाई भतीजावादी के भी आरोप लगते हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए 99वां संविधान संशोधन किया गया था तथा NIA से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह करता था। इसमें मुख्य कुल 6 सदस्य थे: CJI, 2 उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि मंत्री और 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक 3 सदस्यों की समिति के द्वारा की जाती थी। इस समिति के सदस्य निम्न थे: CJI प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। NIAC का प्रावधान करने के कुछ समय बाद ही उच्चतम न्यायालय ने इसे शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का बुनियादी ढांचा है तथा NIAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है। अतः पुनः कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। योग्यता: किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो, राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात विधि वेत्ता हो। कार्यकाल 65 वर्ष। ये क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के क्या योग्यता है? यही है। कार्यकाल है 65 वर्ष तक। हटाने की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सिद्ध कदाचार, अक्षमता, प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, हस्ताक्षर होने चाहिए किसी एक में, तो अध्यक्ष या सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष आरोपों की जांच के लिए समिति बनाता है। देखते हैं अन्य प्रश्नों को। बहुमत से इसे पारित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के आदेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है 2.8 लाख, अन्य न्यायाधीश का है 2.5। 126 में है क्या? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। यदि CJI का पद रिक्त हो और बीमार हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। 127 में क्या दिया है? तदर्थ न्यायाधीश, एडोक जज। उच्चतम न्यायालय के कोरम पूरा करने के लिए CJI उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति भी आवश्यक है। उसी को ही नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। 128 में दिया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि उच्चतम न्यायालय में कार्य बोझ अधिक हो तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति ली जाती है। इसके पास वो ही शक्तियाँ होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकारिता में है। अनुच्छेद 131 में लिखा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद और राज्य के बीच विवाद और केंद्र और राज्य के बीच विवाद अगर रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय में सीधे इसका जाएगा केस। संविधान की पूर्व किसी समझौते, संधि या करार से संबंधित कोई विवाद है, यदि किसी समझौते में पहले से ही प्रावधान हो, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हो, वित्त आयोग को सौंपे गए विषय हो, वाणिज्यिक प्रकृति के विषय हो। रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 में है मूल अधिकारियों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामले, यदि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण दे कि इस केस में विधि का प्रश्न निहित है जिसमें संविधान का निर्वचन व्याख्या आवश्यक है। संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 133 दीवानी मामले, यदि उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र देता है कि इस केस में व्यापक महत्व का विधि का
सर्वमान्य प्रश्न निहित है तथा इसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जानी आवश्यक है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामले। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, क्योंकि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र बिना आपराधिक मामले को देखता है। 136 में है उच्चतम न्यायालय किसी भी केस में अपील करने की अनुमति दे सकता है यदि किसी प्रकार के न्यायालय में केस चल रहा है, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण। सैनिक न्यायालय केस में नहीं, सिर्फ सैनिक न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। अभिलेखीय न्यायालय व न्यायालय की अवमानना। 143 में है, अनुच्छेद 143 में है परामर्शदात्री अधिकार। लोक महत्व या विधि से संबंधित किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन। उच्चतम न्यायालय विधायिका के पारित किए गए अधिनियम एवं कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रबंधों के अनुरूप है तो उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी नई दिल्ली होगा और राष्ट्रपति की अनुमति से सीजीआई इसकी पीठ अन्य जगह स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को दी गई है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों की फिर से समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 138 संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि कर सकता है। अनुच्छेद 139 संसद उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को हटाने की स्थिति में है। 140 में है संसद उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्ति दे सकती है। 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए सभी कानून अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। 142 पूर्ण न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। 143 में है परामर्शदात्री अधिकार। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 144 में है नागरिक व विधिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। 145 में है उच्चतम न्यायालय अपने नियम एवं स्वयं बनाएगा। 146 में है उच्चतम न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। वेतन, भत्ते, सेवा शर्त उच्चतम न्यायालय स्वयं निर्धारित करेगा। उच्च न्यायालय 214 से लेकर 231 में दिया गया है। 1882 में 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1947 में आज़ादी से पहले देश में 11 प्रांत थे, सभी प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा बताया गया है। 7वां संविधान संशोधन एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य एवं संशासित क्षेत्र हो सकते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड इसमें आते हैं। 2013 में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर हवेली और दमन व दीव हैं। क्वेश्चन पूछता है जैसे कि दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर तमिलनाडु और पांडिचेरी आती है। केरल उच्च न्यायालय के केरल और लक्षद्वीप आते हैं। ये थे उच्च न्यायालय जिसके अंदर एक से अधिक राज्यों की राज्य के न्याय अधिकारिता मिली हुई है। दिल्ली एक मात्र ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका अलग से उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अलग से उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सीजीआई व 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सहायता से इसकी नियुक्ति की जाती है।
इसके लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। योग्यता 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो, दोनों में से कोई एक। प्रख्यात विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति प्रख्यात विधिवेत्ता को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया उसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अधिकारिता आरंभिक अधिकारिता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें उच्च न्यायालय सीधे सुनवाई कर सकता है, जैसे वसीयत, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना आदि। 1973 से पहले 3 उच्च न्यायालयों के पास आरंभिक मामलों में भी अधिकारिता थी: बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। रिट अधिकारिता 226 के तहत यह रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की तरह यह भी रिट जारी करता है। अधीनस्थ न्यायालय एचसी सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 7 वर्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 वर्ष की सजा का प्रावधान वाले मामले। और नीचे की तरफ आते हैं क्रिमिनल केसेस। ग्राम न्यायालय के लिए 2008 में अधिनियम पारित किया गया। 2009 में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। यह ग्रामीण भ्रमणशील अदालतें हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर मामलों का सुनवाई करती है। उच्च न्यायालय की अनुमति से राज्य सरकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध 1 माह में अपील की जा सकती है। लोक अदालत 1985 में उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ पी.एन. भगवती ने लोक अदालत की स्थापना की थी। संसद ने 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पारित किया था एवं लोक अदालत को कानूनी दर्जा दिया था। उच्चतम न्यायालय की लीगल सर्विस अथॉरिटी उच्च न्यायालय। लोक अदालत का उद्देश्य क्या था? लंबित पड़े मामलों को निपटाना। दोनों पक्षों की सहमति से किसी मुकदमे को लोक अदालत में लाया जाना है। इसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार के शुल्क और स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों पक्ष के बीच समझौता कराया जाता है। न्यायिक सक्रियता। राज्य विधानमंडल, विधानसभा, निम्न सदन, अस्थायी सदन। विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन और अस्थायी सदन। लोकप्रिय सदन प्रथम चेंबर कहते हैं। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद सिक्किम में 30 हो सकते हैं, वर्तमान में 32 है। गोवा में 32 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 है। अरुणाचल प्रदेश में 30 हो सकते हैं और 60 विधानसभा सदस्य हैं, अपवाद में हैं। नागालैंड में 46 सकते हैं, 60 वर्तमान में। मिजोरम में 40 सकते हैं, 40 हो सकते हैं। इन सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अपवाद में क्या है? नागालैंड और सिक्किम में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन, अस्थायी सदन, द्वितीय चेंबर कहते हैं। विधान परिषद का गठन राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया क्या है? राज्य विधानसभा इस संबंध में विशेष बहुमत से पारित करेगी। फिर संसद विधान परिषद का गठन करती है संसदीय अधिनियम के द्वारा। यह विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके लिए संविधान शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति अधिसूचना
राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी करता है। विधान परिषद को समाप्त भी किया जाता है। समाप्त करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है स्थापना के समय अपनाई जाती है। फर्स्ट सेशन में राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सके। सेकेंड सेशन में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करती है। थर्ड सेशन में राष्ट्रपति समाप्ति आदेश जारी करता है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद थी, अभी जो है जम्मू कश्मीर में हट गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 राज्य बचे इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया था, परंतु 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 2007 में इसे फिर से बनाया गया। मध्य प्रदेश 1956 में संसद ने अधिनियम पारित किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने आदेश जारी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी से। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ सीमा बंटवारा से था। 99वां कॉलेजियम व्यवस्था से था। 98 कर्नाटक के हैदराबाद प्रांत से संबंध। 97वां सहकारिता से संबंधित था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है संशोधन के बारे में। आपको आपातकाल के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। संविधान आपात की घोषणा। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपातकाल इन दोनों का ही संविधान में उल्लेख नहीं है। संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर यह राज्यपाल जब राष्ट्रपति को बोलता है तो लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल देश में लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो है यह किन कारणों पर लगाया जाता है? युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्रिमंडल में क्या होता है? केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री को उद्घोषणा के बाद 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए। विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। 6 माह तक आपातकाल लागू रहता है। 44वें संविधान संशोधन से पहले 1 माह के भीतर की जगह 2 माह के भीतर अनुमोदन साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना आवश्यक नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में भी इसे लागू किया जा सकता है। इसमें ये प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 356 आर्टिकल में क्या है? यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है तथा राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिकाओं को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की बाह्य व आंतरिक संकट से सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है। 365 कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तथा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करता है, अर्थात राज्यपाल के पास आ जाती है। उत्तर प्रदेश में 9 बार इसका प्रयोग है। सबसे पहले इसका प्रयोग पंजाब में हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता। सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ था राष्ट्रपति शासन का? पंजाब में हुआ था तथा इसका प्रयोग 3 साल से अधिक के लिए पंजाब में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 9 बार इसका प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360। यदि देश में आर्थिक संकट या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक हो जाता है। यह अनिश्चित काल के लिए लागू होता है। प्रभाव: केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में कटौती की जा सकती है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती की जा सकती है। देखते हैं भाग 11 केंद्र राज्य संबंध और विधायी संबंध। आर्टिकल 245 से 255 में है। विधायी संबंध प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 के बीच में है। विधायी संबंध 245 में संसद द्वारा और राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों का विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 246 में है केंद्र राज्यों के बीच विषयों का विभाजन। इसके तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में दिया गया है, के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। 248 में है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र संसद को दी गई है। 249 में है राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। 250 में है राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 252 में है दो या अधिक राज्य किसी केंद्र से आग्रह करे कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे। 253 में है किसी अंतर्राज्यीय संधि या समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 251 में है यदि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं तथा दोनों कानूनों में विरोधाभास है तो ऐसी स्थिति में संसदीय कानून लागू होगा। 254 में है यदि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं तथा उसमें कोई विशेष विरोधाभास है तो संसदीय कानून लागू होगा। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 252 दो या अधिक राज्य यदि केंद्र से आग्रह करे कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो वह संसद कानून बना सकती है। 253 किसी अंतर्राज्यीय संधि या समझौतों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। अनुच्छेद 251 यदि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं तो दोनों कानून में विरोधाभास है तो ऐसी स्थिति में संसदीय कानून मान्य होगा। 254 में दिया गया है यदि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं तथा उसमें कोई विरोधाभास है तो संसदीय कानून लागू होगा। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में उपेक्षाओं की केवल प्रक्रियाओं के विषय मानना। प्रशासनिक संबंध कुछ मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 256 केंद्र सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि वो संसदीय अधिकारित नियम को लागू करे। 257 केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों के साथ किसी तरह का टकराव नहीं हो। 350 अनुच्छेद राष्ट्रपति राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। 347 यदि किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं तथा वे लोग प्रशासन में इस भाषा के प्रयोग की मांग करते हैं, राष्ट्रपति उसकी मांग से संतुष्ट है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि उस क्षेत्र में विशेष में प्रशासन में इस भाषा का प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 339 केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि वह SC/ST के विकास के लिए विशेष योजनाएं या कार्यक्रम चलाए। 244 अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए
विशेष योजनाएं और कार्यान्वयन चलाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। 311 अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया गया है। 275 केंद्र सरकार राज्यों को अनुमति देती है कि अनुदान के साथ वो अनेक शर्तें लगा देती है और इस शर्तें के माध्यम से भी राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 356 जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती है। केंद्र राज्य संबंध के बीच वित्तीय संबंध 264 से 300A। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद का एक मंच है। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कब? 1990 में। संचित निधि और लोक लेखा का वर्णन 266 में है। 267 में है आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। 268 में ये वे कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य इन्हें वसूल करते हैं, इसका प्रयोग करती है। स्टाम्प ड्यूटी, औषधियों पर उपवाद शुल्क, संसद सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क है। 268A सेवा कर से हटा दिया गया है। 269 वे कर जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले जाते हैं, इन राज्य को दिए जाते हैं, उसके बारे में 269 में वर्णन किया गया है। 271 वे कर है जो केंद्र लगाता है, वसूलता है एवं प्रयोग में लेता है, जैसे उपकर सरचार्ज के बारे में बताया गया है। 270 वे कर है जो केंद्र लगाता है तथा वसूलता है। 269A में है, इसके तहत IGST को शामिल किया गया है। 275 केंद्र राज्य सरकार के राज्यों को अनुमति देती है, अनुदान के साथ अनेक शर्त लगा देती है। 279 GST परिषद का प्रावधान 279A में दिया गया है, GST संबंधित जो है। 280 वित्त आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसमें एक अप्रत्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को निर्धारित करना, राज्यों को निर्देश दिए जाने वाले अनुरूप अनुशंसा देना, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया अन्य कोई कार्य है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादित मुद्दे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का व्यवहार, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति, वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। कालांतर में मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया एवं हनुमन्या के अध्यक्ष बने। 1969 में इसकी अपने सिफारिशें थी। सरकारिया आयोग रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। 1987 में इन्हें अपनी सिफारिश दी। मुख्य सिफारिशें अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 356 का अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुंछी आयोग 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। फेडरल परिसंघ USA बनाम UN संघ, राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। यूनियन में संघ में क्या होगा? केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें लिखित संविधान होता है, इसमें लिखित या अलिखित दोनों हो सकते हैं। यूनियन संघ में जो ब्रिटेन का है UK, यह है USA का संविधान। केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट शक्ति विभाजन है, इसमें केंद्र और मध्य शक्ति विभाजन नहीं है। ये कठोर होता है, यह एक लचीला होता है। भारतीय संविधान की प्रसंघीय विशेषताएं क्या है? एक लिखित संविधान, भारत में शक्तियों का स्रोत संविधान हमारा है लिखित में होने के कारण। केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट अधिक शक्ति पृथक्करण है। कठोर संविधान, क्योंकि संविधान की प्रसंघीय व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
एवं आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह मामले में कठोर है। न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान की व्यवस्था में दिया गया है। दोहरी नागरिकता केंद्र और संसद और राज्यों की विधानसभा संसद के अधीन नहीं है। दोहरी कार्यपालिका राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होती है। भारतीय संविधान की एकात्मकता की विशेषताएं हैं। एकल संविधान है और नागरिकता एकल दिया गया है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी है केंद्र सरकार के पास है। संसद राज्य सूची के विषय पर अतिक्रमण करती है। किन मामलों में? 249, 250, 52 और 53 के मामलों में। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। केंद्र राज्यों का विभाजन कर सकती है, सीमाओं में बदलाव कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। यह क्या है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एकल न्यायपालिका भारत में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। निर्वाचन आयोग एक ही निर्वाचन आयोग है जो केंद्र और राज्यों के सभी के लिए कार्य करती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। CAG केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंकेक्षण करती है तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय संसाधन केंद्र के पास अधिक है तथा राज्य वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर है। अखिल भारतीय सेवाएं। चलते हैं वरीयता क्रम में। ये पूछा जाता है सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल देते समय वरीयता क्रम क्या है? 1 नंबर पर है राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर एक्स राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, CGI या लोकसभा अध्यक्ष। कितने नंबर है? 6 पे है। 7वें पर आते हैं कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री। और 8वें पे है राजदूत या उच्चायुक्त आते हैं। ये वरीयता क्रम है। राजभाषा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। देवनागरी की अंक पद्धति जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में है। यहाँ राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। राजभाषा के बारे में आरंभ में 15 वर्षों तक इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद स्वतः अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी हो जाएगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद भी जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी अनुवाद भी उपयोग में लिया जाएगा। अनुच्छेद 344 संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात तथा 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। हिंदी को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए? 1960 में आयोग का गठन नहीं किया गया है। 345 राज्यों की राजभाषा दिया गया है। राज्य किसी भी भाषा को अपनी प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। 346 में है केंद्र और राज्यों के बीच संवाद व राज्यों के बीच संवाद के लिए राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 347 यदि किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं तथा वे प्रशासन में इस भाषा के प्रयोग की मांग करते हैं, राष्ट्रपति उनकी मांग से संतुष्ट है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि इस क्षेत्र विशेष में प्रशासन में उस भाषा का प्रयोग किया जाए। 348 में है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसदीय विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विधानमंडल के विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, नियम और में इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए संघ राज्य के किसी अधिकारी को संघ तथा राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में वेतन देने का हक होगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक। साधारण बहुमत नए राज्य का गठन, राज्य में विधान परिषद का गठन साधारण बहुमत से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बता दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। जब तक आप हमें लाइक और वीडियो शेयर नहीं करेंगे, हम कैसे मोटिवेट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देंगे तो इससे हम मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो अच्छे अच्छे बना करके नोट्स पे भी आधारित देंगे ताकि अत्यधिक लोगों को लाभ मिल सके। इसमें आपका लाइक और शेयर करने में, अब चैनल को सब्सक्राइब में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।